जय हिंद। मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तूफान स्टडी मिल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की जो हमारी दुनिया है उसको पढ़ने वाले हैं। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है कि हमारा सौरमंडल, उसी को देखने वाले हैं। सौरमंडल को जानने से पहले मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पर हम वीडियो बनाएं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल का मतलब क्या होता है? हम लोग जब रात में आकाश में सोते हैं तो जब हम देखते हैं आसमान में तो बहुत सारे तारे, छोटे छोटे बड़े बड़े तारे हमें दिखाई देते हैं। दिन में हमें सूर्य दिखाई देता है, रात में हमें चंद्रमा दिखाई देता है। इन सभी के सम्मिलित रूप को क्या हम लोग सौरमंडल कहते हैं। इसको मैं दोस्तों इस तरह अभी समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको लिखा भी दूंगा, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सौरमंडल में जो है सबसे पहले आपके जो चैप्टर में जो पढ़ना है उसी सभी चीज़ों को हम लोग जान लेंगे, और उसके बाद एक एक करके उनके बारे में लिख भी लेंगे। और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो भी है उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सौरमंडल तो लगभग आप समझ ही गए होंगे कि जो आकाश में जितने भी तारे, जो भी छोटी बड़ी चीज़ें दिखाई देती है, उन सभी के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में हमें सबसे पहले जो होता है सूर्य। सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं, यानी सौरमंडल का जो प्रधान होता है उसे सूर्य कहते हैं। जैसे आपके घर में सबसे प्रधान कोई भी काम होता होगा तो किसी से पूछ के होता होगा। जैसे आपके पिताजी होंगे तो वो क्या करते हैं, एक सूर्य का काम करते हैं, यानी उस सभी के संकेंद्र, यानी कोई भी किसी को भी समस्या होता है तो उनसे जाके बोलता है और उसका निदान खोजने की कोशिश करते हैं। उसी तरह हमारे सौरमंडल में सबसे प्रधान होता है सूर्य, क्योंकि बहुत सारे असंख्य जो है पिंड जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसलिए हम इसको प्रधान मानते हैं, क्योंकि इसी के छत्र छाया में हमारा पृथ्वी भी आज पल रहा है। जैसे आप अपने पिताजी से जैसे आप अपने सभी समस्या या कोई भी बात हो गई तो अपने पिताजी के आधार पे ही आप लोग करते हैं। जैसे पढ़ाई का खर्चा हो गया, कॉपी किनना है, किताब किनना है, तो आप किसके आधार पे किनते हैं? अपने पिताजी के आधार पे किनते हैं। पिताजी के पास पैसा होगा तो उनसे मांगे और आप किनते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे सौरमंडल में जितने भी तारे या जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सभी किस पे आधारित हैं? सूर्य पे आधारित हैं, ठीक है। तो आई होप कि इतना बात समझ गए होंगे। तो सूर्य के बारे में जान लेते हैं। यह सौरमंडल का क्या होता है? मुखिया होता है। यह सौरमंडल का क्या होता है? मुखिया होता है, यानी ये सबसे प्रधान होता है। और सूर्य क्या है? तो कोई भी पूछ सकता है सूर्य क्या है। तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो अब इसमें दो को क्वेश्चन आपका हो गया कि जो है सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ग्रह का परिभाषा। क्या दोस्तों? ग्रह क्या है? तो ग्रह वैसे खगोलीय पिंड है जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। जबकि तारा है, जो सूर्य है एक तारा है, तारे के पास अपना प्रकाश होता है, ठीक है। तारे के पास अपना प्रकाश होता है, जबकि सूर्य जो ग्रह होते हैं उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। और ये किसके चक्कर लगाते हैं? चक्र किसके लगाते हैं? ये सूर्य के। ये किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के, ठीक है। तो ग्रह, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 8। ग्रहों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 8। पहले 9 थी तो एक हटा दिया गया एक ग्रह को, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रह की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। जबकि सूर्य एक तारा है और तारा के पास अपना प्रकाश होता है। तो अब परिभाषा अगर आप कलम लेके बैठे होंगे तो आप लिख लीजिए तारा किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए तारा किसे कहते हैं। उसके बाद इसका आंसर लिखिएगा। तारा वैसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी स्वयं की प्रकाश होती है और अपने स्वयं के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है, उसे हम लोग तारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तारा कहते हैं। आई होप कि इतना लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रह किसे कहते हैं? तो वैसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है और ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम तारा कहते हैं, ठीक है। इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है और ये सूर्य का चक्कर। वैसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है और वे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। आई होप कि ये लिख लिए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
एक और आता है उपग्रह। उपग्रह, उपग्रह का मतलब क्या हुआ? उप यानी जो है ग्रह के बाद जो होता है, यानी ये कि इसके पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है, इसके पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है, इसके पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है। और ये चक्कर किसका लगाता है? ये अपने ग्रह का चक्कर, यानी जिस ग्रह का उपग्रह है, जो इसके समीप का ग्रह है उसका चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? ग्रह का चक्कर लगाता है। ठीक है, ग्रह का चक्कर। इनके संख्याओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में है, तो इसलिए हम अलग अलग ग्रह के बारे में जानेंगे, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उसके कितने उपग्रह हैं। ठीक है, तो इनके पास ये चक्कर किसके लगाता है? तो ग्रह का चक्कर लगाता है, और ये इसके पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, उपग्रह लिख के लिखिए, डैश दे के लिखिए, वैसे खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, वैसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है और वे ग्रह का चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब ग्रह हम लोग जान लिए, तो अब एक एक करके अब हम लोग थोड़ा सा और इसके जो आपके चैप्टर में पढ़ना है, जो है स्वर, जो है एक और पढ़ना है स्वर प्रज्वला। स्वर प्रज्वला क्या है? ठीक है, ये भी आपकी किताब में दिया हुआ है, तो इसको भी बता देते हैं। तो यानी स्वर प्रज्वला यानी सूर्य का वह सतह जिससे प्रकाश निकलता हुआ प्रचलित होता है, यानी प्रतीत होता है, सूर्य का वैसा सतह, इसको भी लिख लीजिए, स्वर प्रज्वला लिख के डैश दीजिए और लिखिए सूर्य का वैसा सतह जिससे प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होता है, उसे स्वर प्रज्वला कहते हैं। ठीक है, स्वर प्रज्वला कहते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना भी लिख लिए होंगे और यहाँ तक कि आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ और तथ्य हैं जिसको बता दें। अगर मान लीजिए सूर्य जो है पृथ्वी की तुलना हम करें, तो कि कितना बड़ा सूर्य है, कितना बड़ा पृथ्वी, हम लोग यहाँ से देखते हैं तो सूर्य बहुत छोटा दिखता है और चंद्रमा भी बहुत छोटा दिखता है। तो इसकी हम थोड़ा सा तुलनात्मक बात कर लेते हैं। तो तुलनात्मक बात में ये देखिए, अगर सूर्य को आप जो बॉल खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट जो खेलते हैं, उसमें का बॉल अगर आप मानिएगा, ठीक है, तो अगर सूर्य को एक बॉल के भांति मानिएगा, तो जो है पृथ्वी क्या है? सरसों का दाना है। जो देखे हैं, अगर आप सरसों गांव के होंगे तो सरसों जिससे तेल पे रहता है, सरसों तेल पे रहता है, उसका दाना जो देखें उसके बराबर होता है। ठीक है, यानी अगर पूरे जो सूर्य है, पूरा सूर्य को अगर हम मान लें कि ये गेंद है, तो हमारे पृथ्वी क्या है? एक सरसों के दाने यानी राई के दाने के बराबर होती है। ठीक है, इस बार होप कि इतना बात आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सूर्य के समीप। ठीक है, इतना तो ग्रह उपग्रह के परिभाषा तो आप लोग जान गए। ठीक है, अब आगे इसको हम लोग देख लेते हैं, सूर्य के समीप कौन कौन से ग्रह हैं। अब ग्रहों के बारे में जान ले। ऐसे तो आप लोग जान ही गए हो कि ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वे कौन कौन से ग्रह हैं। तो ग्रहों की संख्या 8 है, और ये कौन कौन से हैं? ये सूर्य हो गया आपके केंद्र में, ये सूर्य हो गया, ये बुध हो गया। ठीक है, यहाँ बुध हो जाएगा, उसके बाद शुक्र आ जाएगा, उसके बाद पृथ्वी आ जाएगा, उसके बाद मंगल आ जाएगा, उसके बाद बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा, उसके बाद अरुण, सॉरी दोस्तों, इसके बाद शनि आएगा। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा? शनि आएगा, बृहस्पति, शनि, इसके बाद आएगा आपका अरुण, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका वरुण। पूरा तो इसके बाद अरुण और वरुण। अब इसमें देखिए, आपको यहाँ से हम 2 चीज़ें बताने की कोशिश कीजिए। एक तो आपको ग्रह बता दिए, उसके बाद उसके बाद सूर्य, और सूर्य से जो है उनकी दूरी का क्रम भी बता दिए। ठीक है, अगर आपसे कोई कहेगा कि सूर्य के दूरी के अनुसार कि सबसे नज़दीक का कौन ग्रह है, तो यहाँ पे देखिए बुध हो जाएगा। इस तरह का डायग्राम आप अपने कॉपी में बना सकते हैं ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, तो सूर्य का सबसे नज़दीकी बुध हो जाएगा, उसके बाद शुक्र हो जाएगा, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि,
उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। ठीक है, ये जो है आपके 8 ग्रह हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ग्रह आपके ये हो गए। ठीक है, इतना ही इनके बारे में, और कुछ आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक ठो यही पढ़ना है आपको, शनि के चारों ओर वलय होता है। ठीक है, वलय जो है शनि के चारों ओर पाया जाता है। ठीक है, और इसमें मात्र एक ठो यही जो है ग्रह है जिस पे जीवन की संभावना है। ठीक है, जीवन कौन से ग्रह पे पाया जाता है? तो पृथ्वी पे पाया जाता है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी के बारे में कुछ बातें जान लेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए अब यहाँ से तो दूरी के क्रम में हम देख लिए, तो यहाँ से सूर्य और पृथ्वी का दूरी कितना है, तो इसका जो लगभग है 15 लाख किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, कितना है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 लाख किलोमीटर। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 लाख। आपको अभी नहीं याद रखना, जब आप आगे जाइएगा तो थोड़ा सा इसको ऐसी कर दीजिएगा, डिजिट में याद कराना होगा। लेकिन आपके जो किताब में है, जो आपके हिसाब से है, वो 15 लाख ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम पृथ्वी के बारे में कुछ विशेष देख लेते हैं, और एक ठो और पढ़ना है आपको, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह भी यहीं बताते चलते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आज समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए, ये मंगल हो गया। ठीक है, यह बृहस्पति हो गया, और इसके बीच में कुछ छोटे छोटे जो है यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन आसमान में बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो इसके बीच छोटे छोटे कुछ कण घूमते रहते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी इतना बहुत बड़ा बने पत्थर उथर घूमते रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह की संख्या देते हैं। तो ये आपसे पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके कक्षा के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह भी ग्रह उपग्रह के तरह ही होते हैं, लेकिन उनका आकार बहुत छोटा होता है। क्षुद्र ग्रह का परिभाषा लिख लीजिए, इसीलिए लिख ही लीजिए अपने कॉपी में। लिखिए, क्षुद्र ग्रह वैसे खगोलीय पिंड जिनका आकार बहुत छोटा होता है, उन्हें क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इनका कोई पथ जो है निश्चित नहीं रहता है, ये किसी पथ पे घूमते रहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग अब पृथ्वी के बारे में कुछ विस्तार से थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके उपग्रह कौन कौन से हैं, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी से जो है, पृथ्वी के बारे में और क्या क्या तथ्य हैं जो हमें आपकी किताब में जो दिया है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जहाँ इस चैप्टर में जितना पढ़ना है उतना ही हम आपको बताएंगे। ठीक है, और आगे की जो बातें होंगी हम आगे की कक्षा में करेंगे, या अगले चैप्टर में जितना दिया होगा उसी के हिसाब से हम लोग बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर देख लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो संरचना है, ये स्थल और जल से हुआ है। ठीक है, मुख्यतः या तो मिट्टी मिलेगी आपको, नहीं तो जल मिलेगा। ठीक है, इसी दो चीज़ों से जो है पृथ्वी की संरचना हुई है। अब कुछ लोग ये तथ्य देंगे कि पहाड़ भी तो मिलता है, पत्थर भी तो मिलता है, तो सब क्या है, मिट्टी के ही अपरूप है। ठीक है, मिट्टी के ही भाग हैं। ठीक है, तो आपको जहाँ तक बताना है, ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से। तो ये स्थल हो गया और ये जल हो गया। तो अब स्थल देख लेते हैं कितना परसेंट है, तो इसके मात्र 21% भाग। ठीक है, 21% भाग पर ही स्थल है, और जो है आपको 21% भाग पे ही स्थल है, सॉरी 21 नहीं 29% पर स्थल है, और 71% जल है। ठीक है, 71% जल है। अब ये परसेंटेज अगर आपको नहीं समझ में आता होगा तो मैं आपको समझा दूँ। मान लीजिए कि 100 रुपया है। ठीक है, आपके पास 100 रुपया है, तो उसमें से एक जो है 29 रुपया क्या है, स्थल है। ठीक है, 71 रुपया का जल है। ठीक है, इस तरह से कुछ समझ लीजिए कि जो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 में कितना भाग, 100 का कितना भाग। तो अगर हम पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल को अगर 100 मान लेते हैं, तो उसमें से 29 को भाग क्या है, स्थल के रूप में है, और 71 को भाग क्या है, जो आपको जल के रूप में है। ठीक है, आई होप कि इतना समझ गए होंगे। अब इसको अब चलते हैं इस पृथ्वी को लेकर आसमान में। ठीक है, पृथ्वी को लेकर कहाँ चलते हैं, आसमान में। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का तो नाम आप लोग सभी ने जानते ही होंगे, चंद्रमा मामा होता है। अब जब बड़े हो जाते हैं तो आपकी मम्मी बोलती है कि चांद जैसी बहू लाएगी,
तो ये सब चंद्रमा छोटे होते हैं तो चंद्रमा को मामा कहते हैं, बड़े होते हैं तो वो बहू के रूप में बन जाती है। ठीक है, तो उस तरह के, तो यहाँ पे हम लोग को उस तरह से नहीं देखना है, हम लोग को अपने किताब के हिसाब से देखना है कि चंद्रमा का है, पृथ्वी का उपग्रह है। अब ये मत कहने लगेगा कि चंद्रमा मामा है। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह। उपग्रह का परिभाषा आप लोगों को बता ही दिए होंगे कि वैसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और इनके पास अपनी जो खुद की प्रकाश नहीं होती है और ये एक निश्चित पथ पे परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ वो तो बताइए दिए हैं। तो उसी तरह चंद्रमा भी क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, तो ये सब आप लोग जान गए और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग और अच्छे से जानेंगे, इसके जो आगे की जो चीज़ें हैं उसको जानेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया जाए या इसी तरह छोटे छोटे पार्टों में वीडियो को बनाया जाए। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।